स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं ज्योत्सना वाहल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद है आपकी खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित समस्याएं जानना फोन कॉल के जरिए। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आपको हम बता दें हमारे कार्यक्रम का विषय। तो आपको अवगत करवाते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के विषय से, जो कि है गाय पालन तथा भैंस पालन। विषय आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें, गाय पालन तथा भैंस पालन। और इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 पे हमें फोन कर सकते हैं। आपके लिए एक बार नंबर फिर से दोहरा दें, 1800-113060। और साथ ही आप सभी से गुजारिश है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप हमसे प्रश्न पूछेंगे तो हमारे विशेषज्ञ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर साफ तौर पर दे पाएंगे। आइए आपका परिचय करवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञों से। गाय पालन पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एमएल कंबोज जी, और भैंस पालन पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर पवन सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। तो आइए इन्हीं सब के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर कंबोज से। डॉक्टर कंबोज, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमारे देश में गाय पालन की क्या स्थिति है? ऐसा है, हमारे देश में आज के दिन गाय की एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर कुल संख्या की बात करें तो लगभग 19 करोड़ गाय हमारे देश में है। इसमें से जो 4 करोड़ है वो संकर नस्ल की हैं और 15 करोड़ के लगभग है जो देशी नस्ल की गाय हैं। और ये जो 19 करोड़ गाय हैं ये आज के दिन लगभग 70 मिलियन टन दूध का उत्पादन कर रही हैं। जो देश का कुल दूध उत्पादन है उसका लगभग 42% गाय से आ रहा है। और जो जितना भी दूध गाय से 42 मिलियन टन पैदा हो रहा है, इसका लगभग 30 मिलियन टन इसमें से वो संकर नस्ल की गाय से आ रहा है और 40 मिलियन टन देसी नस्ल इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इस दुग्ध उत्पादन हालांकि काफ़ी है, मगर इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर कंबोज ने बताया कि दूध उत्पादन काफी है लेकिन इसको बढ़ाने की और भी आवश्यकता है। तो आइए इसी से संबंधित देखते हैं, गाय पालन से संबंधित देखते हैं हमारा एक छोटी सी रिपोर्ट। राष्ट्रीय गोकुल मिशन राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक समकेंद्रित परियोजना है जो कि देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत देसी नस्लों के संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु राज्यों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डेयरी व्यवसाय में 70 लाख परिवार लगे हुए हैं जिनके पास औसतन 2 पशु हैं। भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक पारंपरिक आजीविका संबंधी गतिविधि रही है। देसी नस्लों में गीर, साहिवाल, राठी, थारपारकर आदि मान्यता प्राप्त देसी नस्लें हैं। तो अभी आपने देखा गाय पालन पर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दूध उत्पादन में भारत अव्वल नंबर पर आता है, और हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया कि दूध उत्पादन तो काफी है लेकिन उसमें और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। आइए चलते हैं डॉक्टर पवन के पास और जानते हैं कि भैंस पालन का हमारे देश में, डॉक्टर पवन, क्या महत्व है, क्या देखते हैं आप इसको? भैंस पालन का बहुत महत्व है हमारे देश में। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमारे देश में गाय भी काफ़ी हैं और भैंस भी करीब 10 करोड़ भैंस है। और जो गाय की संख्या में आधी हैं पर फिर भी ये आधा दूध पैदा करती हैं। 50% जो दूध है हमारे देश का कुल उत्पादन का वो भैंस से आता है। और भैंस में जैसे एक दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये है कि भैंस का मीट भी, मांस के भी काम लाया जा सकता है। अगर जो पशु दूध देता नहीं, खराब हो गया, कोई किसी तरह से ब्याह नहीं सकता, प्रोडक्शन में नहीं रह सकता, तो उसको मांस के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा और बड़ा फायदा इसका है कि जो हमारे देश में भार ढोने का जो कार्य है वो भैंसे से लिया जा सकता है। इनके जो मेल है, जो नर पशु हैं, उनसे लिया जा सकता है। तो इसमें जैसे गाय में हम स्लोटर नहीं कर सकते, भैंस में ऐसा कोई स्लोटर का भी कोई इसको मांस के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे दूध भी आधा ये पैदा करती हैं, मीट भी इससे होता है और भार ढोने के भी काम आती है। जी, तो काफी महत्व है भारत देश में भैंस का। तो आइए देखते हैं भैंस पालन से भी संबंधित एक छोटी सी रिपोर्ट। हमारा देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है।
भैंसों की संख्या गाय की अपेक्षा लगभग आधी होते हुए भी कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 53% इन्हीं से ही प्राप्त होता है। हमारे देश की आबादी के अनुपात में कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान कृषि उत्पादन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। बैंकों व अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने व पशु बीमा योजना के शुरू होने से शिक्षित युवा वर्ग एवं खेतीहर मजदूर पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं। इसमें किसान की आमदनी बढ़ने के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों तथा खेतीहर मजदूरों को पूरे वर्ष भर रोजगार उपलब्ध हो सकता है। भैंस हमारा अपना पशुधन है और दुधारू पशुओं में इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि पशुपालकों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने बुफेलोपीडिया की रचना की ताकि भैंस पालन से संबंधित सभी पहलुओं को आम बोलचाल की सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा सके। भैंस से अधिक उत्पादन के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भैंस पोषण एवं कमी के समय चारा प्रबंधन तथा चारा संरक्षण विषयों के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। भैंस पालन कैसे लाभकारी हो उसके लिए भैंस पालक को भैंसों के प्रबंधन और देखभाल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए भैंस प्रबंधन, जननन तथा अन्य समस्याओं को भी इस विकिपीडिया में शामिल किया गया है। तो अभी आपने देखी भैंस पालन पर भी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट, और आइए सबसे पहले हम शामिल करते हैं हमारे आज के कॉलर को और देखते हैं कौन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद पांडे है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी देवेंद्र जी, आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, अपना प्रश्न पूछिए देवेंद्र जी। मैम, मेरी एक गाय है और वो 1 महीना बाद उसका प्रसव होना है, तो उस प्रसव उपरांत दुग्ध उत्पादकता में कैसे वृद्धि हो, क्या क्या पोषण आहार उसे दिए जाएं जी, जिससे मैं उससे मतलब ज्यादा लाभ ले सकूं दुग्ध के विषय पे। और मैम वो दूध भी पतला ना हो, मोटा दूध हो जी। और मैम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके पूरे किसान चैनल की टीम को जी कि आप हर समय पर नए नए विषय लेकर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान चैनल आप सभी किसानों के लिए ही है, जिससे आप जो है काफी जो है वो लाभ उठा सकें, चाहे वो बात खेती किसानी की हो या फिर वो बात पशुपालन की हो। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो जी डॉक्टर काम्बोज। देवेंद्र जी, आपका 1 महीना बाद आपकी गाय का प्रसव होना है, तो इस समय ये जरूरी है कि आप उसको अच्छा हरा चारा, पौष्टिक चारा दें, संतुलित आहार दें। उसके अंदर 30 से 40 किलोग्राम हरा चारा, साथ के साथ 2 या 3 किलो तक दाना मिश्रण, और उस दाना मिश्रण में आप ये ध्यान रखें कि कम से कम 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 25 ग्राम साधारण नमक अवश्य खिलाएं। उसके साथ साथ पशु का आवास है, उसको जो बैठने की जगह है उसके और अच्छा बिछावन दें, मुलायम फर्श पर उसको पशु को रखें, अन्य पशुओं से बचा कर रखें। और जिस टाइम पशु प्रसव में आएगा उस टाइम आपको उसका और विशेष ध्यान रखना है। बच्चा पैदा होते ही उसको अलग करके उसको जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर उसको माँ का दूध पिलाना है। और उसके बाद जो माँ का दूध निकालना है, आपको ये ध्यान देना है कि उसको पूरी तरह से खाली थन को खाली नहीं करना है, जो खीस है उसको थोड़ा सा छोड़ देना है, अन्यथा पशु में जो मिल्क फीवर का रोग हो सकता है। ब्याने के बाद आप पशु को एक अच्छा हरा चारा, साथ के साथ जो दाना है वो 1 हफ्ता तक लगभग आप उसको अगर उबाल करके देंगे, पका कर देंगे, तो ये पशु के प्रसव के उपरांत अच्छा रहेगा। साथ के साथ एक लोकल जो एक हर्ब्स का काढ़ा भी मिलता है, स्थानीय, आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो भी आपको अगर प्रसव के 1 हफ्ता या 10 दिन तक आप पिला देंगे तो इससे जो पशु का दुग्ध उत्पादन आप आने वाले पूरे ब्यात में अच्छा मिलेगा, और साथ के साथ वो प्रजनन में भी अपने समय पर आएगा और उसको रोग भी नहीं लगेगा। जी, साथ ही इनका प्रश्न ये भी था डॉक्टर कंबोज कि दूध जो है वो गाय का पतला ना आए, गाढ़ा दूध मिले, उसके लिए क्या करना जरूरी है? ऐसा है, गाय के दूध में जो वसा की मात्रा है या गाढ़ापन या पतलापन है, ये लगभग फिक्स होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाता है। मगर
थोड़ा बहुत इसमें बढ़वार संभव है। अगर आप हरे चारे के साथ साथ 2-3 किलोग्राम सूखा चारा भी देंगे जी। तो इससे दूध के अंदर वसा की मात्रा है उसको आप अधिक बनाकर रख सकते हैं। जी, तो देवेंद्र जी, यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। मैडम जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मैं ब्रजेश कुमार बोल रहा हूँ, सोनगांव डी भरतपुर राजस्थान से। जी ब्रजेश जी, आप राजस्थान से बात करें, क्या प्रश्न है आपका? मैडम जी, मैं ना गाय पालन चालू करना चाहते हैं 50-60 गाँव से। जी जी, गाय गाय- पालन आप शुरू करना चाहते हैं? हाँ अच्छा, आपके पास 50-60 गायें हैं, जितना हमें आपके प्रश्न से समझ पा रहे हैं, 50-60 गायें हैं आपके पास और आप व्यवसाय जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं, गाय पालन। नहीं, 50-60 गाय से नहीं शुरू नहीं, होगा। और नया बिजनेस, नया धंधा चालू करना चाह रहे हैं गाय पालन से। 50-60 गाय से। जी हाँ जी बिल्कुल। जी डॉक्टर कंबोज, क्या नाम बताया इनका? इनका नाम ब्रजेश। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी राजस्थान से। राजस्थान से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अगर गाय पालन का या गाय के पर आधारित डेयरी फार्म की शुरुआत करनी है तो सबसे पहली बात यह है कि आप बड़े स्तर पर व्यावसायिक तरीके से इस फार्म को शुरू करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कम से कम 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का प्रशिक्षण लें, जो हमारे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान से भी आप ले सकते हैं या आप स्थानीय किसी कृषि ज्ञान केंद्र से भी डेयरी पशुपालन का व्यवसाय एक प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसके बाद आपको इसके लिए अच्छी नस्ल का सबसे पहले चुनाव करना है। एक तो हमारी संकर नस्ल की गाय हो सकती हैं या आप देसी नस्ल पाल सकते हैं। जब देसी नस्ल की बात करते हैं तो साहिवाल या गिर है या देवनी है या रेड सिंधी है, इनमें से किसी अच्छी एक नस्ल का आप चुनाव कर सकते हैं। अगर संकर नस्ल की आपको गाय पालना है तो संकर नस्ल की गाय भी हरियाणा में, पंजाब से आप बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, वो ले जा करके आप पाल सकते हैं। आपको अगर 50 गाय का फार्म की शुरुआत करनी है, इसके लिए आपको लगभग ये मानकर चलते हैं कि एक गाय के पीछे 1.5 से 2 लाख रुपया, मतलब 50 गाय के पीछे आपको लगभग 1 करोड़ रुपया की संपत्ति की जरूरत होगी इस गाय को के फार्म को चलाने के लिए। तो इस 50 गाय के लिए लगभग आपका 35 लाख तो गाय को खरीदने में खर्चा आ जाएगा। उसके बाद आपका 25 से 30 लाख रुपया उसका शेड और पूरी आवास व्यवस्था पर खर्च आएगा। बाकी मशीनरी और जो इक्विपमेंट या उपकरण आपको खरीदने हैं 25 से 30 लाख रुपया उसको उस पर खर्च आ जाएगा। तो आपको ये इतनी संपत्ति या पूंजी आप लेकर चलेंगे तो आप 50 गाय का एक अच्छा फार्म शुरू कर सकते हैं। और 50 गाय का अगर फार्म शुरू करेंगे तो इससे आपको लगभग हम ये मानकर चलते हैं कि एक गाय से एक दिन में आप 3 से 4 हज़ार और यार बहुत अच्छा करेंगे तो 5 हज़ार तक आपकी जो शुद्ध लाभ आप कमा सकते हैं। तो 50 गाय अगर आपने पाल रखी हैं तो आप एक महीने में लगभग 2 लाख रुपया आपकी आय होना संभव है। जी, साथ ही डॉक्टर कंबोज, हम इस नजरिए से अगर आप जो आपने बताया कि किस तरह से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ट्रेनिंग के बारे में भी बिल्कुल जानेंगे कि क्या कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है अगर कोई इस तरीके का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। लेकिन उससे पहले एक फोन शामिल करते हैं। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 मैडम, नमस्ते। मैं नीतिन गुप्ता बोल रहा हूँ। जी नितेश जी, नितेश जी अपना प्रश्न पूछिए। हमारे गाँव में सर ये क्या है कि गायों का घासू करवाती हैं, वो इतना। नितेश जी एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराएं। सर मेरा सवाल ये है कि गाय तो इसका शुरुआत जो सर क्या होगा सर? जी, जितना समझ पा रहे हैं आपका प्रश्न, आपकी गाय को गलघोटू रोग हो गया है, उससे संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं। जी, जितना समझ पा रहे हैं आपका प्रश्न, आपकी गाय को गलघोटू रोग हो गया। जी, संपर्क टूट गया है, गाय को गलघोटू रोग हो गया है, क्या करें? जी, गलघोटू रोग हो गया है तो उसको क्या है कि जो केमिनोफोर लाल दवा होती है जी, उसके पैरों पे वो डालें, उसके मुंह को उससे धोएं और उसको ऐसा चारा ना दे जो हार्ड हो जी, जो सख्त हो, करड़ा हो, जिसको खाने में पशु को दिक्कत हो। और उसके बाद उसको
अपने आप ही ये 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा जी लगभग। जी और उससे पहले जो वैसे तो गलघोटू होने से पहले इसकी जो वैक्सीनेशन करते हैं जिसको हम टीकाकरण कहते हैं जी उससे बचा जा सकता है। किसान भाई होने के बाद इसमें दिक्कत होती है, पशु का दूध भी गिर जाता है जी और कमजोर हो जाता है, जी पर होने के से पहले आप टीकाकरण कराएं तो ताकि पशु में आगे ये बीमारी ना हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। हरदेव सिंह। जी हरदेव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से? हाँ। उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं जी। प्रश्न जी। पूछिए अपना। हमारा प्रश्न ये है कि हमारे पास गाय है, वो दूध इस समय कम दे रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। उनको हम दाना पूरा दे रहे हैं तब भी दूध कम देती हैं। जी हरदेव जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जो है वो जुड़े रहिए। डॉक्टर कंबोज, आपका कोई प्रश्न रहेगा इनसे? कितने दिन हो गए गाय को ब्याए हुए? गाय को 5 महीने लगभग हो चुके हैं ब्याए हुए। और कौन सी ब्यात में है, पहला, दूसरा, तीसरा? ये है, एक तो पहला ब्यात में है और दूसरी है चौथे ब्यात में। जी, ऐसा है। जी। दूध, कितना दूध पैदा हो रहा है, कितना प्रतिदिन कितना दूध दे रही हैं? इस समय लगभग 3 लीटर ही दे रही हैं दोनों टाइम का, सुबह शाम का। कौन सा, कोई देसी नस्ल है या कोई संकर नस्ल है? नहीं, देसी में है। देसी नस्ल है, 3 किलो दे रही है। जी निश्चित तौर पे ये दूध का उत्पादन जो आपकी गाय दे रही है वो कम है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो उसका आहार है वो एकदम संतुलित होना चाहिए। उसके अंदर हरा चारा 30 से 35 किलोग्राम प्रतिदिन, अच्छी गुणवत्ता का हरा चारा 30 से 35 किलो, साथ में सूखा चारा, वो गेहूं की का भूसा या पवाल 3 से 4 किलोग्राम हो, और दूध के उत्पादन के ऊपर आधारित जो दाना मिश्रण है 2 से 3 किलोग्राम आप कम से कम, या 4 किलोग्राम दाना प्रतिदिन पशु को देंगे तो निश्चित तौर पे आपकी जो देसी नस्ल की गाय हैं इनका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। जी, साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया हरदेव जी, और यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर इसके जो है साथ वो... साथ मैं और जी डॉक्टर कंबोज ऐड करना चाहूंगा कि कई बार पशुओं को के अंदर पेट के कीड़े हो जाते हैं जी। उसके चलते हुए भी पशु की खुराक और उसका पोषण भी सही होते हुए पशु पूरा उत्पादन नहीं दे पाते। तो ये ठीक रहेगा कि आप पेट के कीड़े की दवा पशु को दिला दें, ताकि अगर उस तरह की कोई समस्या है तो उसका भी समाधान हो जाए। जी, तो यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर आपको काफी विस्तार से दे दिया है हरदेव जी, डॉक्टर कंबोज ने। और वापस चलते हैं, डॉक्टर पवन आपके पास आते हैं। और अगर हम बात करें भैंसों की नस्ल गुणवत्ता की, तो उसके आधार पर अगर डॉक्टर पवन देखा जाए तो क्या स्थिति है अभी हमारे देश में? हमारे देश में भैंस की और गाय की लगभग एक सी स्थिति है जी। जो जैसे मैंने बताया कि जो 10 करोड़ भैंस हमारे देश में है, तो इनका लगभग 70 करोड़, वो 7 करोड़ ऐसी हैं 10 करोड़ में से, जिनका जो किसी न किसी नस्ल से संबंधित नहीं है, यानी उनका उत्पादन बहुत कम है। सिर्फ 30% भैंस ऐसी है जो किसी न किसी नस्ल से संबंध रखती हैं, जिनको पहचाना जा सकता है और उनका दुग्ध उत्पादन अच्छा है। तो इनके दुग्ध उत्पादन जो 70% भैंसें हैं, इनकी जो नस्ल है उसको सुधारना है और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। जी बिल्कुल, और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो। हाँ मैडम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं। मैडम संतोष दास। जी संतोष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश, भोपाल। मध्य प्रदेश से। प्रश्न पूछिए संतोष जी। मैडम हमारी गाय दूध कम देती है मैडम। जी, गाय दूध कम दे रही है? हाँ मैडम। जी, कौन सी नस्ल की गाय है आपकी? देसी है? मैडम जर्सी है मैडम, जर्सी। जर्सी गाय है। हमारे साथ फोन लाइन पर संतोष जी बने रहिए। कितने दिन का ब्यात, कितना समय हो गया उसको ब्याए हुए? काविंग कब हुई थी? हेलो। कितने दिन से ब्यात कितने दिन का हो गया है? ब्यात कितने दिन का हो गया संतोष जी? मैडम उसके बछड़े को तो 3-4 महीने हो गए मैडम। कितना दूध दे रही है प्रतिदिन अभी? कितना दूध दे रही है अभी? मैडम 2-1 लीटर करीब में दे रही है। 2-1 लीटर दे रही है? हाँ मैडम। अगर जर्सी नस्ल की है और निश्चित तौर पे जर्सी संकर नस्ल की होगी, तो अगर वो 3-4 किलो दूध देती है तो ये बहुत कम है। जर्सी संकर नस्ल की अच्छी गाय है जो, उसको प्रतिदिन 10 से 15 किलो के बीच में दूध देना चाहिए, और उससे भी ज्यादा भी संभव है। निश्चित तौर पे आपके रखरखाव में पोषण के अंदर कमियां हैं जिनको सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले आप उसके पोषण के ऊपर ध्यान दें, जैसे कि हमने पहले बताया कि उसको भरपूर हरा चारा 35 से 40 किलोग्राम प्रतिदिन, 3 से 4 किलो सूखा चारा, और 4 से 5 किलोग्राम जर्सी नस्ल है, संकर नस्ल है तो इसको 5 से 6 किलोग्राम
जी। जो दाना मिश्रण है, और वो दाना मिश्रण भी एक अच्छी गुणवत्ता का हो, आप मार्केट से लें या आप अपने घर पे उसको तैयार कर सकते हैं। जो दाना मिश्रण आपने खिलाना है उसके अंदर 40 से 50% उसके अंदर अनाज होना चाहिए, जी। या गेहूं का, या बाजरा या जौ है, और 30 से 35% उसके अंदर अच्छी गुणवत्ता वाली खली है, बिनौला की खली हो, मूंगफली की हो, सरसों की हो, सोयाबीन की खली है। और साथ के साथ जो 17% आप चोकर या राइस का ब्रान ये डाल सकते हैं, और 2% मिनरल मिक्सचर और 1% साधारण नमक। तो ये आप इस तरह से अगर आप एक दाना मिश्रण बनाएंगे, और इस तरह का जो दाना मिश्रण है वो प्रतिदिन 5 से 6 किलोग्राम गाय को खिलाएंगे, साथ के साथ उसके रख रखाव का, गर्मी से, सर्दी से, इन चीज़ों से भी बचाएंगे, तो आपकी निश्चित तौर पे ये जर्सी संकर नस्ल की गाय है वो 10 से 15 किलो तक दूध देना शुरू कर देगी। जी, तो संतोष जी, आपने हमें मध्य प्रदेश से फोन किया था और आशा करते हैं आपको जो भी यहाँ पर डॉक्टर काम्बोज ने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया उससे आपको जरूर लाभ पहुंचेगा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय यही है, गाय पालन और भैंस पालन। विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप कोई ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-3060 पे हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर काम्बोज और डॉक्टर पवन यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमारे देश में भैंस का जो दुग्ध उत्पादन है उसकी कैसी स्थिति है? हमारे देश में जो दुग्ध उत्पादन है, जैसे मैंने बताया कि जो 70% नस्ल है, नस्ल का जो भैंस का जो 70% है वो कम दूध देने वाला है। तो लगभग 7-8 लीटर दूध प्रतिदिन देने का औसत है हमारे देश में भैंसों का, और ये एक ब्यात में करीब 1800 से 2000 लीटर हो जाता है एक ब्यात में। तो इसको सुधारने की बहुत जरूरत है, क्योंकि देश में ऐसी भी भैंस है जो 25 लीटर, 20 लीटर से ऊपर और 30 लीटर तक भी दूध दिया भैंसों में। तो इसको कम से कम हम 20 लीटर तक तो ले जा सकते हैं। तो ये काफी स्कोप है इसको सुधारने में। और जैसे हमारा देश अभी भी प्रथम स्थान में है विश्व में दूध पैदा करने में, तो और ज्यादा दूध होगा और प्रति व्यक्ति दूध की जो मिलने की वो है वो बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, क्षमता कैसे बढ़ाई जाए दुग्ध उत्पादन की वो आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मैडम संदीप पटेल। जी संदीप जी, हिमाचल प्रदेश से आपने, मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया है? जी 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 संदीप जी, प्रश्न बताइए अपना। मैम, हमारा गाय को थनैला रोग होता है बहुत। जी, गाय को थैला रोग हो जाता है, को थनैला रोग होता है। जी हेलो मैडम जी, गाय को थनैला रोग जो है वो हो जाता है। जी जी, निश्चित तौर पर थनैला रोग एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो थनैला रोग की समस्या है, ये खासतौर पे जो पशु के दूध निकालने के समय पे हम अगर उचित स्वच्छता और साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं देते तो पशुओं के अंदर संक्रमण या इन्फेक्शन या इसको बोलते हैं संक्रमण हो जाता है, और जिसके कारण से कीटाणु थन के अंदर जा करके इन्फेक्शन पैदा करते हैं। उससे दूध, पहली बात तो शुरुआती तौर पे दूध उत्पादन कम हो जाता है, और धीरे धीरे थन के अंदर सोजिश हो जाती है, और दूध के अंदर पस बन जाती है, और दूध के अंदर रक्त भी आना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्यतः रोग है पशु की दूध निकालते के समय साफ सफाई से संबंधित है। जब भी आप दूध निकालें, आपके हाथ साफ होने चाहिए, दूध निकालने का बर्तन एकदम से साफ सुथरा हो, और थन को धो करके, सुखा करके, और प्रेफरेबली अगर आप दवाई से जो एंटीसेप्टिक जो आपका सॉल्यूशन है, कोई जैसे लाल दवाई के अंदर डूबा हुआ कपड़ा है, उससे अगर साफ करके और सुखा करके दूध निकालेंगे तो ये इस रोग की समस्या इससे बचा जा सकता है। दूसरी एक बात जो आपको ध्यान देने की है, थनैला रोग से बचाव के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो थन का छेद है जहाँ से दूध निकलता है, ये 20 से 30 मिनट तक दूध निकालने के बाद 20 से 30 मिनट तक ये खुला रहता है। अगर इस समय में दूध निकालने के 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर पशु बैठ जाता है और वहीं गोबर या मिट्टी वाली जगह पर बैठेगा, तो इसके थन के उस छेद के रास्ते से इन्फेक्शन जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये पशुपालक ध्यान दें कि पशु को दूध निकालने के बाद तुरंत उसको कुछ खाने को दें, या
आजकल उसके टी डिप्स सोल्यूशन आ रहे हैं कि दूध निकालने के बाद आप दवाई के घोल में थन को कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए डुबा दें, जिससे वो थन है वो सील हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये विशेष तौर पे ये जो ज़्यादा दूध उत्पादन संकर नस्ल की गाय हैं या ज़्यादा दूध देने वाली भैंस उनमें ये रोग ज़्यादा दिखाई देता है। तो जब आप ज़्यादा दूध उत्पादक पशु पाल रहे हैं तो आपको साफ सफाई का और ये दूध निकालने के बाद थन को दवाई के अंदर डुबोने का ये उचित प्रबंध करना पड़ेगा, तभी आप थनैला रोग से बचाव कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे आपको थनैला रोग से आपने अपनी गाय का किस प्रकार से बचाव करना है डॉक्टर कम्बोज ने बताया। एक दर्शक और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। रामदास रघुवंशी जी, रामलाल जी, आपसे सबसे पहले गुजारिश है अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं रामलाल जी? होशंगाबाद। प्रश्न पूछिए अपना। मैडम मैं ये पूछ रहा था कि एक हमारी गाय है जी, वो मतलब नहीं हो रही। रामदास जी, अपना प्रश्न साफ साफ बताइए। रामलाल जी, गर्भ धारण नहीं कर पा रही आपकी गाय? जी जी जी, कितने रामलाल नहीं जी, रामदास है मेरा नाम। जी रामदास जी, आपकी जो गाय है वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए। डॉक्टर पवन आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनके जवाब उन्हें बताइएगा। जी डॉक्टर पवन। हाँ रामदास जी, ये बताइए कि ब्याह कितने दिन हो गए इसको? सर वो एक बार जनी है अभी तक। कितना समय हो गया है ब्याह हुए? नहीं, अभी 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष? 5 वर्ष। अभी ये बछड़ी है या गाय है? जी हाँ, बछड़ी। जी बछड़िया है। अच्छा, ऐसा है, इसको जो है ना, आप इसका वजन कितना होगा लगभग? वजन होगा सर उसका 50 किलो, 50 से ऊपर। 50 या 50 से ऊपर बता रहे हैं? 50 किलो। 50 किलो की तो 5 साल की बछड़ी थोड़ा ही होगी, ये कोई ना कोई और समस्या है इसको। 50 किलो की बछड़ी है, पैदा होने पे 25 किलो वजन होता है बछड़ी का, तो ये तो 50 किलो की 5 साल की समझ में नहीं आया आपका? ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे। लेकिन बात यह है, अगर ये 5 साल की होगी है तो आप पशु चिकित्सक से इसको अंदर जो इसकी बच्चादानी है, इसकी ओवरी है, अंडाशय, उनको चेक करेंगे। अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे तो वो दूसरी आपको सजेस्ट करेंगे दवाई। अगर ठीक काम कर रहे तो दूसरी करेंगे। आप जांच जरूर कराएं, इस तरह उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया जा सकता। जी, तो यहाँ पे रामदास जी, आपने हमें मध्य प्रदेश से फोन किया था। यहाँ पे डॉक्टर पवन ने आपको बता दिया है कि आपने एक किसी पशु चिकित्सक के पास जो है जाकर अपनी गाय की जांच करवानी है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 3:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है गाय पालन और भैंस पालन। विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए डॉक्टर कंबोज और डॉक्टर पवन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 पे हमें फोन कर सकते हैं। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं। धर्मपाल सुखदेव जी धर्मपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, अपना प्रश्न पूछिए। डेयरी फार्म डालना चाहता हूँ मैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए। डेयरी फार्म डालना चाहते हैं आप? जी जी, उससे संबंधित आपको जानकारी लेनी है? जी जी, मेरे पास ट्यूबवेल है, एक खेत है 2 एकड़ का, उसमें डालना है। ठीक। 2 एकड़ का खेत है आपके पास? जी जी। और ट्यूबवेल भी है और आप वहीं जो है डेयरी फार्म डालना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल धर्मपाल जी। जी डॉक्टर काम्बोज, साथ ही ये भी बताइए कि जो भी हमारे पशुपालक कोई नए इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग में, तो उनको किस तरीके से कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? और साथ ही इसके लिए हमने पहले भी बात की थी, क्या कोई ट्रेनिंग भी उपलब्ध है, या फिर अगर ट्रेनिंग उपलब्ध है तो कहाँ से मिलती है इसकी ट्रेनिंग? हाँ जी मैडम, विजय धर्मपाल जी, आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है, जैसे मैडम भी पूछ रहे हैं, कि आप कोई अच्छी जगह से प्रशिक्षण लें डेयरी फार्मिंग का। ये आपके स्थानीय किसी कृषि ज्ञान केंद्र से भी या किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से भी उपलब्ध हो सकता है, या हमारे यहाँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, आप उसमें भाग लें और उसके बाद ही आप एक व्यावसायिक तरीके से डेयरी पालन का काम शुरू करें। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 2 एकड़ जमीन है और एक ट्यूबवेल है और इसके ऊपर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो 2 एकड़ जमीन के ऊपर आप इतना चारा उगा लेंगे कि आप 10 दुधारू पशु 10 गाय संकर नस्ल की या भैंसें या देसी नस्ल की 12 से 14 गाय आप इतने जमीन के ऊपर रख सकते हैं। और अगर 10 गाय का आप फार्म शुरू करेंगे तो आपको लगभग 15 से 20 लाख रुपया, अगर बिल्कुल नए तरीके से आपको एकदम नए तरीके से शुरू करना है तो 15 से 20 लाख रुपया आपका पूरे एक अच्छा फार्म स्थापित करने में खर्चा आएगा। उसके लिए आप प्रशिक्षण में, ऐसे तो आपको सब कुछ बताया जाएगा, मगर आप संकर नस्ल की गाय या अगर भैंस रखना है तो आप मुर्रा नस्ल की भैंस है जो हरियाणा से आप खरीद सकते हैं या स्थानीय तरीके से भी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अगर संकर नस्ल की गाय स्थानीय में भी आपको वहाँ लोकल भी मिल सकती हैं, नहीं तो वो हरियाणा या पंजाब से एक अच्छी संकर नस्ल की गाय आप खरीद करके आपका 2 एकड़ के ऊपर आप 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 गाय आप पाल सकते हैं। जी, तो इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, आइए उनका प्रश्न भी लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हाँ, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश है। जी मुकेश जी, आपसे सबसे पहले गुजारिश है अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए पहले। हाँ जी मैडम। अब अपना प्रश्न पूछिए मुकेश जी। इंदौर से बोल रहा हूँ। जी। मेरे पास भैंस है मैम, तो वो पहले क्या है कि 2 भैंस से दूध 12 किलो टाइम का दे रही थी, और अब वो तीसरी ब्यात में है, वो अब 6 किलो दे रही रोज का। पहले की ब्यात में दूसरे, और अब तीसरी ब्यात में है, वो 6 किलो ही दे रही है, खाना पीना उसका वही है। जी इसका डॉक्टर पवन, इसमें जैसे हमने अभी डॉक्टर काम्बोज ने गाय के बारे में भी बताया, खान पान लगभग सबका एक जैसा ही है। तो आप जो है ना, जैसे कह रहे खान पान भी नहीं बदला, तो आप उसका जैसे लीवर में कोई प्रॉब्लम है या उसके जैसे पेट में कीड़े, डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था, हम फिर भी इसको दोहराते हैं, उसमें पेट के कीड़े की जांच कराएं। लीवर में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, उसको आप डॉक्टर से एक बार दिखाएं, जांच कराएं। जब खाना पीना सेम है और पशु भी वही है, तो प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके प्रबंध में थोड़ा बहुत कमी होगी, या आप उसको देख नहीं पा रहे, तो आप उसको जरा देखिए और डॉक्टर से लोकली आप विचार विमर्श करके करिए। दूध उसको उतना ही देना चाहिए। तीसरे ब्यात में भी 5वें ब्यात के बाद जाके पशु का दूध कुछ कम हो जाता है।
तीसरे चौथे पांचवें ब्याज तक दूध एक जैसा ही रहेगा। साथ ही इसके साथ साथ मैं और बताना जी चाहूँगा डॉक्टर काम्बोज कि अगर ये भैंस 12 किलो दूध दे रही थी दूसरे ब्यात तक और तीसरे ब्यात में जाके 1.5-2 किलो दूध रह गया तो कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो पेट के कीड़े की दवा दें, साथ ही साथ हो सकता है कि इसके थनों के अंदर इन्फेक्शन हो, कि कई बार सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होती है जो बाहर लक्षण दिखाई नहीं देते मगर थन के अंदर उसका इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी दूध का उत्पादन काफी कम हो जाता है। तो ये भी बेहतर रहेगा कि उसका दूध का वहाँ स्थानीय चिकित्सक से जांच करवा लें और थैलेला रोग की संभावना हो सकती है और उसका इलाज करवाएंगे तो दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। बिल्कुल। साथ ही हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो दर्शक हमारे कार्यक्रम के दौरान हमसे बात नहीं कर पाते, फोन लाइन बिजी रहने के वजह से, तो वो हमारे पास किसान कॉल सेंटर, जो दूरदर्शन का जो किसान कॉल सेंटर है, उसमें अपने कुछ प्रश्न जो है विषय से संबंधित उन्हें रिकॉर्ड करवाते हैं। आइए उनको शामिल करें। जी डॉक्टर काम्बोज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हमें श्याम जी ने, हमारे एक दर्शक है मध्य प्रदेश से, हमें उन्होंने प्रश्न भेजा है, गीर गाय की देखभाल के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से की जाए। वैसे तो सभी गाय की देखभाल लगभग बराबर होती है। संकर नस्ल के जो गाय हैं, जो ज़्यादा दूध उत्पादक है, उसका कुछ बेहतर पोषण और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जो गिर, जो हमारी देसी नस्ल है, इसके जो उसका मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, सबसे पहले बात आती है उसके संतुलित आहार की। तो जैसे कि पहले भी प्रोग्राम में हम बार बार बता रहे हैं कि एक अच्छे दूध उत्पादक गाय को, जो लगभग गिर नस्ल की अगर गाय है, तो ये 10 से 12 किलो आराम से औसतन दूध उत्पादन प्रतिदिन दे सकती है। अगर 10 से 12 किलो दूध उत्पादन प्रतिदिन गिर नस्ल की गाय से हमें लेना है तो उसके जो प्रतिदिन उसका जो राशन है वो 35 से 40 किलो अच्छी क्वालिटी का हरा चारा, जो आज के दिन मक्का हो सकता है, ज्वार हो सकता है, या सर्दी के मौसम में आगे चल के बरसीम या लूसर रिज का हो सकता है, तो 35 से 40 किलो हरा चारा, साथ में 3 से 4 किलो सूखा चारा, और अगर 10 किलो दूध उत्पादन है तो उसके पीछे 4 किलोग्राम दाना मिश्रण। अगर 12 किलो या 12.5 किलो दूध उत्पादन है तो 5 किलोग्राम दाना मिश्रण दें। और साथ ही साथ आप जो बीमारी के जो समय समय पर जो टीकाकरण वो करवाएं, पशु के आवास की व्यवस्था अच्छे से खुले में रखें, पानी का प्रबंध 3-4 बार कम से कम, या 24 घंटे पानी ऐसा व्यवस्था हो कि हर टाइम समय पशु के सामने पानी हो, उसका पोषण अच्छा हो। तो इस प्रकार से आप एक गिर नस्ल की गाय से अच्छा दूध का उत्पादन ले सकते हैं। जी, साथ ही एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, संपर्क जो हमारा टूट गया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर पवन, एक हमारे दर्शक हैं भागवत जी, उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से प्रश्न किया है, उनकी भैंस को गलघोटू रोग हो गया है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? हाँ, जैसे अभी पहले भी ये सवाल आया था, गलघोटू रोग हो गया है। गलघोटू रोग का इलाज सिर्फ टीकाकरण है। आप बरसात शुरू होने से पहले अपने सभी पशुओं को ये निर्धारित करें कि उनको टीकाकरण हो गया है, सभी को। अगर ये गलघोटू एक बार होगी तो इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो होने के बाद कोई इलाज नहीं, होने से पहले ही आप इलाज करें। किसान भाई इसको ध्यान रखें कि बरसात शुरू होने से पहले इसका 1 साल में एक बार टीकाकरण होता है, तो उसको अवश्य कराएं। जी, साथ ही एक और दर्शक हैं हमारे प्रमोद जी, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से सवाल किया है, क्या भैंस को चारे में जौ और गेहूं खिला सकते हैं, और अगर खिला सकते हैं तो कितनी मात्रा में खिलाएं? ये हम अभी डॉक्टर काम्बोज जैसे बार बार बता रहे हैं, हमने भी बताया कि चारे का इन्होंने बताया कि कैसे कैसे उसको बनाए। 30 से 40% जैसे हम बताते हैं गेहूं, जौ, जई कुछ भी मिलाए दाना, तो ये संभव है, आराम से मिला सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है और ये खिलाया जा सकता है। और हम कंपोजिशन बार बार बता रहे हैं दाने का, हर पशु के, गाय का और भैंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जी, साथ ही एक और प्रश्न है, लेकिन उसे हम शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। आशाराम, मध्य प्रदेश, भोपाल से। जी आशाराम जी, कहाँ से? मध्य प्रदेश से आप बात करें, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम जी, 1 बजे मेरी भैंस ने बछड़े को जन्म दिया है। भैंस ने बछड़े को जन्म दिया है जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, उस बछड़ी को कितनी बार जो है दूध पिलाना है और लगभग कितना पिलाना है, और भैंस को खाने में क्या क्या देना है, कितना देना है? जी बिल्कुल, जी डॉक्टर पवन। हाँ, ये जो अभी हम बार बार बता रहे हैं, जैसे बच्चे को ब्याने के बाद
जो बच्चा है उसका आपने अच्छी तरह से सभी वो प्रबंध कर लिया होगा, तो उसको खाने के ब्याने के बाद उसके जो वजन है बच्चे का, उसका लगभग 10% दूध, वजन के 10% उसका हम दूध देते हैं। लगभग 1 थन का दूध हम बच्चे को पिला देते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। एक बार में बच्चे को ज़्यादा दूध ना पिलाएं, कई बार में पिलाएं। और इसके ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉक्टर काम्बोज ने भी बताया था कि ब्याने के आधे घंटे के भीतर खीस जरूर पिलाएं। अगर ये अभी ताज़ा ब्याई है तो इसको खीस पिलाएं, कई बार पिलाएं, थोड़ा थोड़ा पिलाएं, ताकि उसके पेट में एक बार ज़्यादा ना जाए, गैस बनती है और डायरिया और दूसरी बीमारी लगने के चांस हो जाते हैं। और जो भैंस का जो दुग्ध उत्पादन है बढ़ाने के लिए, जैसे डॉक्टर काम्बोज ने भी बताया था, काढ़ा पिलाएं और 1 हफ्ते से 10 दिन तक आप उसको 150 से 200 ग्राम तेल सरसों का दे सकते हैं। उससे भी आपका दुग्ध उत्पादन और उसका जो आगे की जनन क्षमता है उसको भी बढ़ाने में ये मदद करेगा। और दाने का कंपोजिशन हम बार बार बताए जा रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है वो। जी। जो नवजात बच्चे का जो पोषण की जहाँ तक बात हो रही थी, तो इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसको जैसे बच्चे का जो वजन है आमतौर पे भैंस में 30 से 35 किलोग्राम होगा, तो उसका जो 10% है लगभग 3 से 3.5 किलो उसको खीस पिलाना है। और ये खीस पहले घंटे, जन्म के पहले घंटे के अंदर ही पिलाना है और दिन में 2 या ज़्यादा 3 बार पिलाना है। अब बहुत सारे किसान भाई के उसकी भैंस की जेर गिरने का इंतजार करते रहते हैं। जेर गिरने का इंतजार नहीं करना है, खीस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पिलाना है। 5 दिन तक आप खीस पिलाएंगे 3 से 3.5 किलोग्राम, उससे 1 महीने तक बच्चे को जो आम दूध है वो भी बच्चे के वजन का 10%, यानी कि 3.5 किलो से 4 किलोग्राम प्रतिदिन दूध पिलाएंगे पहले महीने में। दूसरे महीने में ये दूध की जो मात्रा है इसको 3 से 2.5 से 3 किलो कर देंगे और तीसरे महीने 1 किलोग्राम दूध प्रतिदिन। तो 3 महीने के बाद आप बच्चे को जो आपका हरा चारा या दाना है उसके ऊपर ले आएंगे। मगर हरा चारा और दाना आपको 15 दिन के जो आयु से ही उसकी अगर शुरुआत कर देंगे, उसको आदत डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। उससे आपका दूध का जो पिलाना है वो उसका जल्दी बंद कर सकते हैं। अगर बच्चा दाना और हरा चारा खाना पूरा कर दिया है तो लगभग 3 महीने की आयु पर आप दूध पिलाना बिल्कुल बंद कर सकते हैं। जी डॉक्टर काम्बोज, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए, स्थान बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? विक्रम सिंह। जी विक्रम सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। जी मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? गाय गर्भ या नहीं, जर्सी गाय है हमारे, उसकी जांच कैसे? प्रश्न अपना फिर से दोहराएं विक्रम जी, और साफ साफ आवाज में आप बात कीजिए। आप शायद नेटवर्क की वजह से आपके प्रश्न अब तक साफ नहीं सुनाई दे रहा। हाँ हेलो जी, हमारे जर्सी गाय है जी, उसके गर्भवती की जांच करना है कि वो गर्भवती है या नहीं, उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, आप जांच करवाना चाहते हैं गाय की, जर्सी गाय है आपकी, कि वो गर्भवती है या नहीं, तो उसके लिए क्या करें? जी जी बिल्कुल। कितने दिन हो गए उसको ज्ञापन कराए? हेलो, ज्ञापन कराए कितने दिन हो गए उसको? 5 महीना लगभग हो गया। तो आपको किसी डॉक्टर से मिलके उसकी जांच करा सकते हैं। 5 महीने में वैसे पेट से भी पता लगने लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी आप उसको जो गोबर के रास्ते हाथ डाल के डॉक्टर उसको बता देंगे कि ये ज्ञापन है या नहीं है। अगर नहीं है ज्ञापन तो आप उसको वो दूसरा ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, अगर ज्ञापन है तो बहुत अच्छा है। जी, साथ ही एक और दर्शक जिन्होंने अपना सवाल हमें रिकॉर्ड करवाया है, हेमंत जी, इन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से प्रश्न किया था। इनकी भैंस का जो बच्चा है वो मर गया है और भैंस जो है वो दूध नहीं उतार रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? काम्बोज, ये भैंस में और देसी नस्ल की गायों में बच्चा मर जाने के बाद दूध ना उतारना एक आम समस्या है। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि इससे कुछ बचाव के तरीके हैं। अगर वो उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे के मर जाने की स्थिति में भी अपने गाय या भैंस से अच्छा दूध उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए अगर इस केस में अगर बच्चा मर गया है और वो दूध नहीं उतार रही तो किसान भाई को
पशु को एक अच्छी गुणवत्ता का जो दाना मिश्रण है वो डालना है, हरा चारा डालना है और बड़े प्यार से भैंस के नीचे बैठने की कोशिश करनी है, थन को पकड़ के सहलाना है। अगर उसके बावजूद भी अगर भैंस नीचे नहीं बैठने दे रही है या गाय नीचे नहीं बैठने दे रही है तो आप इमरजेंसी में, क्योंकि आप दूध अगर छोड़ेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए आप इमरजेंसी में ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का एक ऑक्सीटोसिन करके इंजेक्शन आता है, इमरजेंसी सिचुएशन में 1-2 बार वो लगा सकते हैं। मगर आपको धीरे धीरे पशु को दूसरी आदत डालनी पड़ेगी। आप दाना खिलाएंगे, पशु के नीचे बैठेंगे, प्यार से पशु के ऊपर हाथ फेर कर बैठेंगे तो धीरे धीरे पशु को बिना बच्चे के दूध देने की भी आदत पड़ जाती है। मगर इसके बचाव के तौर पर किसान भाइयों से ये मैं बताना चाहूँगा कि जब बच्चा प्रसव होता है, गाय या भैंस ब्याती है, उस समय पे जो तरल पदार्थ निकलते हैं या जो झिल्लियाँ या मेम्ब्रेन्स पशु के शरीर से निकलती हैं, उनको दूसरे जो अन्य बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके शरीर पर भी लगा देंगे तो जो पशु की गंध है वो दूसरे बच्चों में भी चली जाएगी। क्योंकि जब बच्चा हम छोड़ते हैं दूध उतारने के लिए या दूध पिलाने के लिए, तो जो माँ है उसकी अपने बच्चे की पहचान सिर्फ गंध से ही करती है, सूंघ कर ही करती है। तो अगर अन्य बच्चों के ऊपर भी उस गंध होगी तो वो भैंस या गाय वो पहचान नहीं कर पाएगी कि वो सभी कोई अपना बच्चा समझेगी। तो एक अगर बच्चे की मृत्यु हो भी जाती है तो उसकी उस दशा में हम दूसरे बच्चे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे गाय या भैंस आसानी से दूध उतार सकती है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काम्बोज, डॉक्टर पवन, आप दोनों हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी विषय से संबंधित आज आप दोनों ने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का विषय था गाय पालन और भैंस पालन। काफी विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई, बहुत से दर्शकों ने हमें फोन किया, अपने प्रश्न पूछे और विशेषज्ञों ने उनके जवाब दिए। अब आइए आपको अवगत करवा दें हमारे कल के कार्यक्रम के विषय से। हमारे कल के कार्यक्रम का विषय है नए बागों तथा शोभादार पौधों का प्रबंधन। एक बार फिर से दोहरा दें, नए बागों तथा शोभादार पौधों का प्रबंधन। और साथ ही अगर आप विषय से संबंधित हमें कोई ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, hellokisan2015@gmail.com, hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक से जुड़ने के लिए आप हिंदी में फेसबुक पर जाकर टाइप करें हेलो किसान, और यहाँ पर आप जो भी पिक्चर है अपने पशुओं की खेत की या वीडियो है उसे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको अब हम ये भी बता दें, हमारे दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800-113060 पे आप हमें फोन करके अपना प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।